मीन्स कि क्या हो कि किसी ट्रोमा की वजह से आपका एओर्टा रप्चर हो जाए, तो उसको उसने नेम दे दिया ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर। इसमें जो एमसीक्यूज आना है वो ये आना है कि फॉर एग्जांपल इस तरह आपको पता है कि ये आपका असेंडिंग एओर्टा होता है। देन असेंडिंग एओर्टा से तीन ब्रांचेस निकल जाती है ना ऊपर, कैरोटिड एंड सबक्लेवियन वगैरह। ये इस तरह करके आपकी ये राइट साइड पे ब्रैकियोस्फेलिक आ गई। देन लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आ गई, एंड देन क्या आ गई आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आ गई। ठीक हो गया। एंड देन इधर से क्या आपका स्टार्ट हो जाता है, डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट हो जाता है। वो पोर्शन जहां आपकी एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग एओर्टा मिल रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। और ये वो पोर्शन है जो अगर पेशेंट को क्या होगा, ट्रोमा होगा, कौन सा, डीसलरेटिंग ट्रोमा। मीन्स के वो आपको हिस्ट्री देगा कि पेशेंट गाड़ी पे जा रहा था, बंदा क्या है कि गाड़ी पे जा रहा था तो अचानक से उसने ब्रेक लगाई। ठीक है, जब ब्रेक लगाई तो जाहिर सी बात है उसकी चेस्ट स्ट्रेनिंग पे जाके लगेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एओर्टा का कौन सा पार्ट रप्चर होगा। तो आपने आंसर करना है एओर्टिक इस्थमस रप्चर होगी, ये वाला जो पार्ट है इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, इसकी लोग डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन जो यू वर्ड वाले ने एक्सप्लेनेशन दी है, आपको पता है इधर से आपकी राइट हार्ट से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है ना, तो पल्मोनरी ट्रंक से इस तरह करके आपकी पल्मोनरी आर्टरीज निकल जाती हैं। तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरीज और डिसेंडिंग एओर्टा मींस की एओर्टिक इस्थमस के दरमियान इस तरह एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोजम। और जो पीडीए थी, जब डक्टस आर्टरियोसिस खत्म हुई थी तो उसका जो रेमनेट बच गया था उसको हमने क्या कहा था, लिगामेंटम आर्टरियोजम। तो वो कहता है कि ये जो बाकी वाला सारा पोर्शन होगा एओर्टा का वो तो उस दौरान मोबाइल होगा, लेकिन इसको तो इसने लिगामेंटम आर्टरियोजम ने पकड़ के रखा हुआ है, तो इस वजह से इस एरिया में दूसरा इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई कहता है कि ये वाला एरिया वैसे ही वीक होता है तो इस वजह से, लेकिन जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो डजेंट मैटर, आपकी एओर्टिक इस्मस होने के चांसेस, एओर्टिक इस्मस के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही पढ़ लेते हैं, ड्यू टू ट्रोमा और डिसलरेशन इंजरी। क्या होगा, डिसलरेशन इंजरी मींस के स्पीड कम होने की वजह से जो इंजरी हो रही है, कॉमनली एट एओर्टिक इस्मस। कौन सी एओर्टिक इस्मस, कौन सा पार्ट था, प्रोक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा ही था ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये यार मैंने रेज कर दिया, लेकिन ये होती है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के डिस्टली, तो ये कौन सा उसका डिस्टल पोर्शन है, तो ये क्या है कि जस्ट डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक्सरे पे आपको क्या मिल जाएगा, जाहिर सी बात है आपको वाइडेंड मेडिएस्टिनम मिल जाएगी। वाइडेंड मेडिएस्टिनम क्यों, कि इधर से क्या हो गया, रप्चर हुआ पड़ा होगा। ठीक है, इधर सारी ब्लीडिंग ब्लीडिंग और बहुत सारा प्रॉब्लम हुई पड़ी होगी, तो आपको क्या मिल सकता है, वाइडेंड मेडिएस्टिनम मिल सकती है। पेशेंट की हिस्ट्री देगा, गाड़ी पे जा रहा था, अचानक से उसने ब्रेक लगाई, एंड देन मैंने उसका एक्सरे किया तो मुझे वाइडेंड मेडिएस्टिनम मिल गई, तो उसका एओर्टिक एओर्टा का कौन सा पार्ट रप्चर हो सकता है, तो एओर्टिक इस्मस। ये खैर हमारा था छोटा सा टॉपिक। देन आ गया एओर्टिक डाइसेक्शन। अब डाइसेक्शन का क्या मतलब है कि इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेता हूँ कि ये आपकी एओर्टा है, ठीक है जी। तो एओर्टा की ये इंटीमा आ गई, एंड देन ये कौन सा पोर्शन आ गया, ये मीडिया आ गया, एंड देन लास्ट में क्या होता है, एडवेंटिशिया होता है। अब क्या प्रॉब्लम हो कि इधर से ये जो इंटीमा है ना इसमें टीयर आ जाए, उर्दू में मेरे ख्याल में चीर कहते हैं या पता नहीं पंजाबी में, तो ये इधर से चिर जाए। तो देखो जब चिरेगी तो इधर मैं इसको रेड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें टीयर आएगा तो आप देख सकते हो कि इधर जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, आपकी मीडिया में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मीडिया में इस तरह ट्रेवल करता रहेगा, देन उसकी जहां से मर्जी होगी वो वापिस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जनाब इधर से वापिस आ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक डाइसेक्शन। देन एओर्टिक डाइसेक्शन क्यों होता है, तो एओर्टिक डाइसेक्शन का आपको पता चल रहा है कि इसमें दो चीजें आपको चाहिए। वो जो था ना हमने पढ़ा पीछे एओर्टिक एन्यूरिज्म मींस के अब नॉर्मल जो डायलेशन हो रही थी, उसमें आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम चाहिए थी कि आपकी वीकनेस होनी चाहिए थी किसकी, वेसल वॉल की। ऐसे ही है कि नहीं है, इसमें आपको एक तो वीकनेस ऑफ वेसल वॉल चाहिए, वही सारे काजेज हैं, उन्हीं जिस भी काज की वजह से हो जाए आपको क्या चाहिए, वीकनेस ऑफ वेसल वॉल, वही जो हमने पढ़ी हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस फलाना मका, तो वो आपने डाल देने हैं। लेकिन सेकंड चीज आपको एक और चाहिए कि एक तो वॉल वीक हो, दूसरा क्या हो कि इधर स्ट्रेस ज्यादा हो, इधर क्या हो, प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, तो दूसरी चीज है इस पेशेंट में आपको क्या चाहिए, जिसमें आपको एओर्टिक डाइसेक्शन चाहिए, वो क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, मींस के इंक्रीज्ड बीपी चाहिए। ऐसा ही है कि नहीं है, ब्लड का प्रेशर का ज्यादा चाहिए। तो अब आपको पता है कि मोस्टली आपका जो ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है जहां से पाइप निकल रहा होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा ही है कि नहीं है, जहां से मोटर से पाइप, तो मोटर हमारी कौन सी है, लेफ्ट वेंटिकल, उससे कौन निकल रहा होता है, एओर्टा। तो इट मींस कि और एओर्टा जहां से फॉर एग्जांपल ये आपका लेफ्ट वेंटिकल है, जहां से उसमें से एओर्टा निकल रहा होता है, इस
पोर्शन को हम कहते हैं एओर्टिक रूट। तो इट मींस के मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्या कहते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन का चांस होगा वो इसमें होगा, किसमें, आपके एओर्टिक रूट में, या मैं कह सकता हूँ असेंडिंग एओर्टा में। ऐसे ही है कि नहीं है, असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा। तो अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं कि इसके जो लेस प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर है, ये जो पोर्शन है इसके जो प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर है, इसमें ये वाला प्रॉब्लम होने की, एओर्टिक डाइसेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा एओर्टिक डाइसेक्शन। इसके हमने रिस्क फैक्टर पढ़ लिया कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम हमें चाहिए। तो वही रिस्क फैक्टर है। देखो प्रेशर आपको कब ज्यादा मिल रहा है, हाइपरटेंशन में, तो इस पेशेंट में क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी। देन और क्या इसमें हो वही ये जो सारी चीजें वॉल को वीक कर रही थी, कौन कौन सी, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आ जाता है, मार्फन सिंड्रोम, और वही सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि, बल्कि इसकी दो टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन में इसकी एक टाइप ए है, एक टाइप बी है। वही उसी बेस पे ये भी मैटर कर रही है कि कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है। अगर तो आपका असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, ए से टाइप ए और ए से असेंडिंग एओर्टा। और अगर क्या है कि आपका डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको उसने क्या नेम दे दिया, टाइप बी। तो वही है कि अगर आपका असेंडिंग एओर्टा में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका टाइप ए, अगर डिसेंडिंग एओर्टा में प्रॉब्लम आ रही है तो टाइप बी। लेकिन और जो चीज आपने याद रखनी है, टाइप ए की आगे दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। इसको हम कहते हैं डी बैके क्लासिफिकेशन। डी बैके क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि ये जो आपका टीयर होगा ना, फॉर एग्जांपल इधर से जो टीयर होगा, इधर से वो सारा ब्लड गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा गुजरता जाएगा, नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा, ये पूरा एक टीयर बन रहा है, मीन्स के वो वापस इधर आ ही नहीं रहा ब्लड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसने पूरा टीयर कहाँ से हुआ, हमारा इधर से रोड से हुआ, और उसने पूरे नीचे असेंडिंग एओर्टा को, आर्च ऑफ एओर्टा को एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा, हर चीज को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये किस में आ गया, टाइप 1 में। दूसरा केस क्या हुआ कि ये जो टीयर था ये इधर से ही वापिस आ गया, मीन के सिर्फ उसने असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करके वो क्या हुआ, वापिस आ गया। तो ये आपने याद रख लेना है इनकी टाइप्स, इनको तो आपने रट्टा ही लगाना है। ठीक हो गया जी। अब देखो पेशेंट में प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है यार, इसमें टीयर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें पेन होगी ना, जाहिर सी बात है, आपकी कोई लेयर फट रही है तो पेशेंट को क्या होगी, पेन होगी, और ये पेन बहुत ज्यादा शदीद होगी, और पेन रेडिएट कर रही होगी टुवार्ड्स द बैक। ठीक है, पेन क्या है कि आपकी बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी। एंड देन एक और जो चीज आपने इसमें याद रखनी है कि वो बैक की जगह टर्म यूज कर सकता है बिटवीन स्कैप्यूला। तो आपकी ये जो बैक पे स्कैप्यूलर बोन्स होती हैं उधर रेडिएट कर सकती है पेन। तो आपको हिस्ट्री में कह सकता है कि स्कैप्यूला के दरमियान में पेन रेडिएट कर रही है, और पेन क्या है, सडन ऑनसेट है, मीन्स कि अचानक से शुरू हुई है, चेस्ट पेन है, और रेडिएट किसकी तरफ कर रही है, बैक की तरफ पेन कर रही है। और पेन का नेचर कैसा है, टीयरिंग, मीन्स के फाड़ने वाली, बहुत शदीद वाली। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल सकती है, टीयरिंग पेन मिल सकती है। देन और क्या चीज मिल सकती है, देखो अब आपको पता है कि इधर से क्या निकल रही थी आपकी, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या निकल रही थी आपकी, ना कैरोटिड आर्टरी तो निकल रही थी, ये इधर से आपकी निकल रही है लेफ्ट सब क्लेवियन। लेफ्ट सब क्लेवियन ने किसको जाके आगे सप्लाई करना है, आपके लिम्ब को। फॉर एग्जांपल ये उसका पेशेंट का लिम्ब है, ठीक है, ये मैं उंगलियां बना देता हूँ, ठीक है, तो उसने जाके किसको सप्लाई करना है, आपके लेफ्ट लिम्ब को सप्लाई करना है। तो देखो क्या हो कि ये जो एबनॉर्मल डायलेशन हो रही है ये इसको कंप्रेस कर सकती है, और ये जो डाइसेक्शन हो रही है ये इसको कंप्रेस कर सकती है। तो देखो इधर प्रॉपर ब्लड फ्लो इस लिम्ब में हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। जब देखो इस में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा, और ये जो दूसरा लिम्ब है, दूसरा लिम्ब ये आपको पता है इधर से क्या निकल रही होती है, ब्रेकियोस्फेलिक निकल रही होती है। बल्कि यार मैं इसको बना ही देता हूँ, कहाँ बनाऊं, इधर बना लेते हैं फॉर यार ये आ गया ना आपका असेंडिंग एओर्टा, एंड देन आ गया ये आपकी ब्रैकियोस्फेलिक होती है राइट साइड पे, ये राइट साइड है, ये आपकी जनाब लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये राइट पे आपकी क्या निकलती है, ब्रैकियोस्फेलिक निकलती है। एंड देन ब्रैकियोस्फेलिक से आगे दो ब्रांचेस निकल जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो निकल जाती है राइट वाले हैंड को जो सप्लाई करेगी राइट सब क्लेवियन, और एक इधर से कौन सी ब्रांच निकल जाती है ऊपर से, ना राइट कॉमन कैरोटिड निकल जाती है। ठीक है, तो खैर अब देखो और देन ये तो हमने एओर्टा की एक ब्रांच बनानी ना ब्रैकियोस्फेलिक, देन और कौन सी ब्रांच निकलती है हमारी, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, एंड देन लेफ्ट
लेफ्ट सब क्लेवियन, ये आ गई आपकी एल से सी। ये जो मैंने बनाई हुई है लेफ्ट सब क्लेवियन, जो आपकी किसको सप्लाई कर रही है, लेफ्ट लिम्ब को सप्लाई कर रही है। अब देखो क्या हुआ कि इधर से फॉर एग्जांपल उसने सिर्फ इसको कंप्रेस किया, सिर्फ इसको, किसको, आपकी लेफ्ट वाले हैंड वाली, लेफ्ट सब क्लेवियन को। तो देखो ये राइट वाली तो ठीक है, तो अगर आप पेशेंट का बीपी जब मेजर करोगे एक हैंड से, तो राइट वाले हैंड पे तो आपको बीपी ठीक मिलेगा, जबकि जो वाला जिस हैंड की आर्टरी कंप्रेस हुई पड़ी है उधर आपको बीपी ठीक मिलेगा या कम मिलेगा। तो उस पेशेंट में आपको क्या होता है कि एक आर्म में बीपी ठीक मिलता है, दूसरे आर्म में बीपी क्या होगा, कम होगा। और कितना डिफरेंस आएगा, मोर देन 15 मीटर, 15, मोर देन 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक आर्म में बीपी है उसका सिस्टोलिक 120 है, और दूसरे आर्म में हो सकता है कि उसके सिस्टोलिक बीपी कितना हो, 100 हो। तो ये आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसी तरह आपको एमसीक्यूज में आएगा कि मैंने जब पेशेंट का एक आर्म में बीपी देखा तो 120 था, ठीक है, उस सेम पर्सन का, और जब उसके दूसरे आर्म में देखा तो मुझे बीपी कितना मिला, 100 मिला। तो ये आपको किस में मिलता है, एओर्टिक डाइसेक्शन में। क्यों मिला वो आपको मैंने सारी चीज समझा दी। अच्छा अब आप लोग एक और चीज बताओ कि ये जो पेशेंट होगा इसमें आपको जो मेडिएस्टिनम होगी वो नैरो मिलेगी या वाइड मिलेगी। इस पेशेंट में जाहिर सी बात है आपकी वाइडनिंग डाइसेक्शन हुई पड़ी है, ये वाइडनिंग हो जाएगी किसकी, आपकी मेडी एस्टिनम की। तो वही आपको क्या मिल सकता है, मेडी एस्टिनल वाइडनिंग मिल सकता है, मार्क्ड इनइक्वल बीपी मिल सकता है आर्म्स पे, और क्या मिल सकता है, थर्ड पेन मिल सकती है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया सारी चीजें कि ये हमें मिल गया। देन और क्या हो सकता है, अब देखो ये जिन जिन वेसल्स को कंप्रेस करेगा ना, उनका क्या है कि आपको सिम्टम मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर से क्या निकल रही है आपकी रीनल आर्टरीज। अगर देखो अगर इसने ये जो इधर से टीयर आया हुआ है, ये इधर से ये जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है ये ब्लड, अगर इसने इसको कंप्रेस कर दिया तो हमारी किडनीज को, इधर क्या थी आपकी किडनीज थी, तो किडनीज को प्रॉपर ब्लड मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। तो इसकी वजह से किडनी का इस्कीमिया हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। मींस के इस पेशेंट में क्या है कि एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो सकता है, वो जिस भी हमारे ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा उसका एंड ऑर्गन इस्कीमिया करवा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये कैरोटिड आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है जो आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रही है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि उस पेशेंट को गुड, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी है। देन अगर क्या हुआ कि अगर एओर्टिक रप्चर हो गया, रप्चर हो गया मीन्स के इधर से सारी ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वही हाइपोटेंशन वगैरह इस पेशेंट में भी आपको मिल जाएगी। एंड देन क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। और जो आपने याद रखनी है कि ये जो डायलेशन, इधर मैंने बताना भूल गया कि ये जो डायलेशन हो रही होती है ना, ये जब मोर देन 5 mm हो जाए, 5 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये वाली जो डायलेशन है, तो देन आपने क्या करना होता है कि इस पेशेंट की सर्जरी करके ठीक करना होता है। क्योंकि जब भी मोर देन 5 mm इसकी डायलेशन हो जाएगी, इसमें रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जांपल ये जो डायलेशन हुई ना मोर देन 5 mm होगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो सकता है, रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रप्चर होगा तो देन जाहिर सी बात है ब्लीडिंग होगी और हाइपोटेंशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अगर आपने उसको कंट्रोल ना किया सर्जरी करके तो बंदा अल्लाह के पास चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमने पढ़ लिया कि इसकी क्या थी, स्टैनफोर्ड टाइप ए थी, जो कि क्या इन्वॉल्व कर रही थी, प्रोक्सिमल पार्ट को इन्वॉल्व कर रही थी, असेंडिंग को इन्वॉल्व कर रही थी। तो ये इन्वॉल्व असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, मैं एक्सटेंड टू एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग एओर्टा, ये जो बात कर रहा है कि ये उधर तक ये सारी एक्सटेंड कर सकती है, मे रिजल्ट इन एक्यूट एओर्टिक रीगर्गिटेशन। तो वही कि ये क्या करवा सकता है एओर्टिक, इधर से देखो ना कि हमारे ये इधर डायलेशन हो रही है तो हमारा वॉल प्रॉपरली बंद होगा, नहीं होगा, तो वही आपको क्या मिल सकती है, एओर्टिक रीगर्गिटेशन मिल सकती है। लेकिन जो आपने चीज मस्ट याद रखनी है वो ये कि इस पेशेंट में आपको कार्डियक टेम्पोनेट मिल सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट का आगे टॉपिक आना है, लेकिन फिलहाल हम इसको इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है कि आपकी जो बाहर पेरिकार्डियल सैक है ना, उसमें फ्लूइड अकामुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट था, ठीक है, और इधर से जनाब आपकी निकल रहा था क्या, एओर्टा निकल रहा था। अब देखो एओर्टा में क्या हुआ है कि टीयर आ गया, ठीक है, इधर से फॉर एग्जांपल एओर्टा फट गया है, तो एओर्टा फट गया, इधर से टीयर आ गया, तो ये सारा ब्लड ये हमारे हार्ट के इर्द गिर्द भी तो अकामुलेट हो सकता है ना। तो यही ब्लड का हार्ट के इर्द गिर्द अकामुलेट होने को हम क्या कह देते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये देखो जब ये इसके इर्द गिर्द अकामुलेट हो जाएगा तो ना हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा ना रिलैक्स कर सकेगा। मीन्स के उसके समझो हार्ट के आपने बांध दिया, एक बाहर से प्रेशर सा डाल दिया है। तो वही कि इस पेशेंट में अगर क्या हो कि ये जो एन्यूरिज्म हो रही है, ये इधर से जो
क्या कहते हैं, हमारे पास डाइसेक्शन हो रही है, ये अगर अगर क्या करे, पीछे की तरफ चली जाए और हमारे हार्ट की तरफ हमारा सारा फ्लूइड जो है पेरिकार्डियम में अकामुलेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड। और यही जो कार्डियक टेम्पोनेड है, यही मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है इन दीज पेशेंट्स। ठीक हो गया, तो ये अपने एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लेना है कि यही जो कार्डियक टेम्पोनेट है, ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है इन दीज पेशेंट्स। ये कार्डियक टेम्पोनेट आगे मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसमें भी काफी सारी आगे चीजें आती हैं। ठीक है, तो अब देखो आप, ये जो स्टैनफोर्ड टाइप ए है, इसको ट्रीट कैसे करोगे? इसको आपको ट्रीटमेंट के लिए मस्ट क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। इसकी ट्रीटमेंट हम सर्जरी के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर स्टैनफोर्ड टाइप बी है तो हम सर्जरी नहीं करते, ऐसा सर्जरी को प्रेफर नहीं करते। हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं। कौन सी मेडिसिन? जो एंटी हाइपरटेंसिव होंगी, मीन्स के बीपी को कंट्रोल रखेंगी। जाहिर सी बात है, अगर इधर प्रेशर ही कम होगा, तो आपको पता है जब प्रेशर कम होगा तो इसके रप्चर होने के चांसेस भी कम हो गए ना। तो वही आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को जनाब ट्रीट कैसे कर रहे हो? मेडिसिन के थ्रू। आप बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो, ठीक है, या वेजोडाइलेटर्स दे रहे हो, जिसकी वजह से उसका बीपी कंट्रोल हो रहा है और रप्चर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसी वजह से उसने क्लासिफिकेशन की हुई है कि आप जो टाइप बी है उसको मोस्टली मेडिसिन से ठीक करते हो, और जो टाइप ए है उसको मोस्टली आप सर्जरी से। और यार अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इनको मेडिसिन से क्यों ट्रीट करते हैं और उसको सर्जरी से क्यों ट्रीट करते हैं। इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जो टाइप ए है ना, इसमें अगर आप सर्जरी नहीं करोगे तो मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, अगर आप सर्जरी नहीं करोगे। लेकिन जो टाइप बी है, इसमें अगर आप सर्जरी करोगे तो उसमें मोर्टेलिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हैं, वो कुछ खास एक्सप्लेनेशन इसके बारे में नहीं है। एक जगह पे ये लिखा हुआ था कि जो होती है टाइप ए, उसमें आपको सर्जरी इस वजह से करनी पड़ती है कि इधर देखो प्रेशर काफी ज्यादा होता है। जो आपकी एओर्टिक रूट होती है, मैंने आपको बताया 10 जो पहला 10 सेंटीमीटर वाला एरिया होता है, इट मीन्स कि इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये जो एरिया आपका बाद वाला, इधर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, मीन्स के इसके रप्चर होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप बीपी को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको वो सर्जरी वाले पूरे प्रोसीजर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, जब इसके इतने रप्चरिंग के चांसेस ही नहीं है, जब आप बीपी को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये भी एक जगह पे एक्सप्लेनेशन थी। अब आपकी मर्जी, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन लेनी है ले सकते हैं, लेकिन लो एक्सप्लेनेशन रखो या ना रखो, आपने इस चीज को रट्टा लगा लेना है। तो ये था जनाब हमारा एओर्टिक डाइसेक्शन का टॉपिक, जिसमें क्या हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनल इंटीमल टीयर। टीयर कहाँ पे हो रहा है? इंटीमा में। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ फॉल्स ल्यूमन। तो आपको पता है कि ये देखो क्या बन रहा है, फॉल्स ल्यूमन बन रहा है ना। ऐसे ही है कि नहीं है? एसोसिएटेड किसके साथ है? हाइपरटेंशन के साथ। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि ये जिन चीजों के साथ एसोसिएटेड है। देन जिसने एमएलई करना है वो आपको इस तरह का ना सीटी स्कैन दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये एओर्टा है, और एओर्टा में ये इस तरह करके क्या हुआ पड़ा है, ये टीयर आया हुआ है। तो ये आपकी एओर्टा थी और इसमें ये वाला सारा टीयर आया हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रू ल्यूमन कौन सा है और फॉल्स ल्यूमन कौन सा है। तो ये देखो, ये आपकी एओर्टा है, जो आपकी नॉर्मल एओर्टा है, और ये सारा जो है ना, इतना बड़ा सारा, ये सारा फॉल्स ल्यूमन है। मीन्स के ये उसमें सारी डाइसेक्शन हुई पड़ी है। ये वाला एरिया है, ये जो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ ना, वो ये वाला एरिया जहाँ पे ब्लड बाहर आया हुआ है। ये क्यों होता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ट्रू ल्यूमन है, मीन्स के ये जो इसका नॉर्मल ल्यूमन है, ये वाला, ये इतना कम क्यों है, और ये जो बाहर वाला है वो इतना ज्यादा क्यों है? वो इस वजह से कि जो इंटीमा होती है, उससे जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेची होती हैं। तो जब इधर ब्लड जाएगा तो वो काफी ज्यादा बाहर की तरफ स्ट्रेच कर जाएंगी। तो इस वजह से आपको जो फॉल्स ह्यूमन होगा वो आपको काफी ज्यादा बड़ा मिल जाता है, और जो ट्रू ह्यूमन है वो आपको छोटा, नॉर्मल छोटा मिलेगा। तो इस तरह का आप देख सकते हो कि आपको क्या मिल जाएगा, डाइसेक्शन फ्लैप मिल जाएगा। मीन्स के नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इस तरह की सिंपल होनी चाहिए थी ना। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या मिला हुआ है, ये वाला, इसको हम कहेंगे डाइसेक्शन फ्लैप मिला हुआ है। और ये आप दूसरा केस में भी देख सकते हो कि आपको क्या मिला हुआ है, डाइसेक्शन फ्लैप मिला हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा टॉपिक, एओर्टिक डाइसेक्शन था, जिसमें इंटीमल टीयर आ रहा था, फॉल्स ह्यूमन बन रहा था, और आगे जब ये डिफरेंट वेसल्स को कंप्रेस कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आ रहे थे। देन आ गया हमारा लास्ट टॉपिक,